अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, देश जब गुलाम था, अंग्रेजों की हुकूमत में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ, जहां 300 से 1500 लोगों को मार दिया गया। क्या कोई ऐसा इंसिडेंट आज़ाद भारत में हो सकता है? 13 अगस्त 1980 को ऐसे ही पीएससी के जवानों ने मुरादाबाद ईदगाह में अंधाधुंध फायरिंग की, जहां 400 से 2500 लोग शहीद हो गए। 43 साल के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने इसकी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की है। मुरादाबाद कत्लेआम क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट क्या है, हुकूमत का और मीडिया का तब क्या रोल और रिएक्शन था और अब क्या रोल और रिएक्शन है, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चहारशुंबा 13 अगस्त 1980 ईद का दिन था। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सब खुश थे। लोगों ने नए नए कपड़े पहने, खुशबू और अतर लगाए और शहर मुरादाबाद के सबसे मशहूर ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचने लगे। नमाजियों की इतनी बड़ी जम्मे गफीर के लोग रोड पर भी नमाज पढ़ने के लिए राजी थे। इनकी तादाद कोई 60,000 से 70,000 तक पहुंचती थी। सिक्योरिटी और तहफ्फुज के लिए 60 से 70 पुलिस वालों की भी तैनाती की गई थी। कहते हैं कि नमाज के बाद खुतबे के दौरान ईदगाह के बाहरी हिस्से में नाले से एक सूअर आ जाता है, जिनको मुसलमान एक नापाक जानवर मानते हैं। मुसलमान नौजवानों ने पुलिस वालों से कहा कि इस जानवर को यहाँ से हटाए। पुलिस वालों ने ऐसा करने से इनकार किया, जिससे आपस में तीखी बहस शुरू हो गई, जो बहुत जल्दी धक्का मुक्की और क्लैश में तब्दील हो गई। एक जानवर आ गया, किसी लड़के ने कहा कि इसे रोको। दरोगा जी खड़े थे, दरोगा जी ने मना किया, बदतमीजी की और वो तू मैं शुरू हो गई। दरोगा जी बोले गोली मार देंगे तेरे हम। कहते हैं कुछ पुलिस वालों को इंजरीज हुई, कुछ नाले में गिर गए और इसी बीच पीएससी प्रोविंशियल आर्म्स कांस्टेबलरी फोर्स मौके पर पहुंच जाती है और फिर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देती है। एक तरफ पुलिस की फायरिंग, दूसरी तरफ उस फायरिंग की वजह से 60,000 लोगों में भगदड़ मच जाती है। बेतहाशा लोगों की जाने जाती हैं और देखते ही देखते ईदगाह में नमाजियों की लाशें बिछ जाती है। सब लाशें चल रही हैं, आते निकल रही हैं, टांगे टूटी हुई हैं, मतलब खून बह रहा है, मतलब कोई मरा हुआ है, कोई खिसक रहा है, कोई तड़प के कह रहा है कि बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। डेड बॉडी कैसे जो लाशें पड़ी हुई थी वहाँ पर, उनकी फोटो कैसे टोपियाँ वोपियाँ, चप्पलें, जूते सारी पटा हुआ था पूरा ईदगाह। दोपहर होते होते वहां से कोई 5 किलोमीटर दूर एक गुलशहीद पुलिस चौकी में मुसलमानों की एक गुस्साई हुई भीड़ आग लगा देती है, जिसमें 5 पुलिस वालों की मौत हो जाती है। शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, मगर यहां से लड़ाई और दंगा का एक सिलसिला 5 महीने तक रुक रुक करके चलता रहता है। हालात ऐसे खराब हो जाते हैं कि कई कई दिन तक लाशें जहां थी वहीं पड़ी रहती है, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। हमारी बात है, गोली मारी है, कराई, गोली मार के फायर हो गई, डेथ हो गई। उसके बाद में 3 दिन तक रखा रहा जनाजा। मदर को शूट किया, स्पॉट वो खत्म हो गई। 3 दिन तक डेड बॉडी हमारे यहाँ घर पर ही रखी रही। अगर शायद हम लोग वहाँ यहाँ से अपने घर से अगर पनाह नहीं लेते वहाँ पड़ोस में, तो शायद वो हमें भी शूट कर देते। पुलिस फायरिंग 13 अगस्त को हुई। उसके बाद 5 महीना क्या कुछ होता रहा, इसको समझने के लिए हमें मुरादाबाद का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होगा। यह शहर मुरादाबाद मुगल बादशाह शाहजहां के एक गवर्नर रुस्तम खान ने 1624 में शाहजहां के सबसे छोटे बेटे मुराद बख्श के नाम पर बसाया था। यहाँ हिंदू मुसलमान तकरीबन आधे आधे हैं। यह शहर पीतल के कारोबार के लिए देश और दुनिया में बहुत मशहूर था। मुसलमान इस तिजारत की वजह से अच्छी माली हालत में थे और शायद इसी वजह से यहाँ हमेशा किसी न किसी फॉर्म में कम्युनल क्लैशेस होता भी रहता था। मार्च 1980 में वाल्मीकि समाज की एक लड़की को मुस्लिम समाज के एक लड़के ने प्रेम प्रसंग में भगा लिया। किडनैपिंग का केस बना और पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। इस मामले से शहर में माहौल खराब होने के साथ साथ छिटपुट वायलेंस भी होता है। फिर लड़की की जुलाई में जब शादी हुई तो फिर से हंगामा हुआ। इन सब में मुसलमानों और वाल्मीकि समाज और पुलिस के बीच टकराव जैसी सिचुएशन बन गई, जिससे मुरादाबाद शहर का माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था। इन सब में आप गौर कीजिए कि वाल्मीकि समाज सुअर पालता है
और उनका मुसलमानों से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। फिर ईदगाह में यही जानवर आ गया था और वायलेंस में भी वाल्मीकि समाज से मुसलमानों का टकराव हुआ था। ये सब सुनने में बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि हिंदू मुसलमान दंगा था, मगर ऐसा नहीं हुआ था। ये क्लैश मुसलमानों और पुलिस के बीच था, जहां उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया और फिर बदनामी से बचने के लिए वाल्मीकि समाज का सहारा लिया। पुलिस वर्सेस एक तरह से मुस्लिम था, ये कोई कम्युनल राइट्स नहीं कह सकते। ईदगाह के अंदर 1980 13 अगस्त 1980 को जो फसाद हुआ वो हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं था, अवाम वर्सेस पुलिस फसाद था। वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे एमजे अकबर, जो उस वक्त यंग जर्नलिस्ट थे, उन्होंने अपनी बुक राइट आफ्टर राइट में लिखा है कि पीएससी ने 40,000 मुसलमानों पर गोलियां चला दी जो नमाज पढ़ रहे थे। कोई नहीं जानता कि इसमें कितने लोग मारे गए। ये पता है कि मुरादाबाद की घटना कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं थी, बल्कि एक कट्टर सांप्रदायिक पुलिस फोर्स द्वारा मुसलमानों का एक सोचा समझा कोल्ड ब्लडेड मसक्केयर था, जिसको हिंदू मुसलमान दंगा बना करके मुसलमानों के कत्लेआम को कवर करने की कोशिश थी। एमजे अकबर ये भी क्लेम करते हैं कि ईदगाह में पुलिस फायरिंग के बाद पुलिस के ऊपर हमला किया गया था और गुस्साई भीड़ ने रिटेलिएशन में गुल शहीद पुलिस चौकी के ऊपर हमला किया और 5 पुलिस वालों को मार दिया था। गुल शहीद पुलिस चौकी ईदगाह से 5 किलोमीटर दूर था। भीड़ उस पुलिस चौकी की तरफ मार्च करती है। रास्ते में बहुत सारे हिंदुओं की मकान और दुकान थी, मगर मुसलमानों की भीड़ हिंदुओं के मकान और दुकान को कुछ नहीं करती है, जिससे कोई भी समझदार इंसान ये समझ सकता है कि वायलेंस किसके और किसके बीच था। यहाँ एक और अहम पॉइंट आप गौर कीजिए। 14 अगस्त को सारी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईदगाह पुलिस फायरिंग को और उसके बाद जो वायलेंस हुआ उसको कंडेम किया। फिर उसी दिन पीस कमेटी की कोतवाली में मीटिंग हुई। होम मिनिस्टर ज्ञानी ज़ैल सिंह उस मीटिंग में शहर के सारे मुअज्जिज़ीन और लीडर्स के साथ शामिल होते हैं, जिसमें मुस्लिम लीडर्स ईदगाह इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताते हैं और पीस एश्योर करने की डिमांड करने के साथ साथ ईदगाह फायरिंग की इंक्वायरी की भी डिमांड करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी ज़ैल सिंह भी आए थे और किसी तरह के, लेकिन बाद में अधिकारियों ने अपनी जान बचाने को या उसे दूसरा रूप देने को उसे सांप्रदायिक दंगे में तब्दील किया। इस मीटिंग और ईदगाह फायरिंग इंसिडेंट की इंक्वायरी की डिमांड तक मुरादाबाद बिल्कुल शांत था, मगर चूंकि इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस का किला खुल जाता, पुलिस की बदनामी होती, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान दंगा में आसानी से टर्न करा दिया। फिर कुछ कम्युनल वायलेंसेस हुए और पुलिस बहुत आसानी से अपने आप को साइड करते हुए इस पूरे मामले को कम्युनल वायलेंस कह दिया। कहते हैं कि अगले कई महीने तक पुलिस रेड करती, सर्च ऑपरेशन के बहाने मुसलमानों के घरों में इंटर करती, घर के मर्दों को और बूढ़ों को उठाकर ले जाती, मगर वो कभी लौट करके नहीं आते। ये लोग पुलिस के रिकॉर्ड में अरेस्ट नहीं हुए, तब से आज तक मिसिंग हैं। तलाशी लेने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो लोग मेरे फादर और मेरे भाई को नीचे लेकर चले गए कि आप लोग नीचे चलिए, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आपको। और उसके बाद उन लोगों ने उन्हें गाड़ी वगैरह में बिठा लिया और उसके बाद से आज तक उनका पता नहीं वो कहाँ चले। ये ऐसे मर्डर केसेस हैं जो न रिपोर्ट हो पाई, न इनका आज तक कुछ पता चल पाया है। चूंकि मुसलमानों की टॉप लीडरशिप जेल में थी, इसीलिए इनके हक के लिए कोई आवाज भी नहीं उठाया जा सका। यहां आप गौर कीजिए, 31 मई 1976 में तुर्कमान गेट डेमोलिशन में लगभग 400 मुसलमानों को पुलिस ने गोलियों से भून दिया था, सिर्फ इसीलिए कि वो नौजवान अपने घरों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर अथॉरिटी उनके घरों को बिना किसी रीजन के बुलडोज कर रही थी और तोड़ रही थी। 18 अक्टूबर 1976 को मुजफ्फरनगर में 35 अनआर्म्ड निहत्थे मुसलमान नौजवानों को पीएससी ने गोलियों से भून दिया। वजह थी फोर्स स्टरलाइजेशन, जबरदस्ती नसबंदी। इसके खिलाफ मुसलमान लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिर्फ 1976 से 1980 तक 10 से ज्यादा ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हुए जहां पुलिस और पीएससी ने डायरेक्ट फायरिंग की, जिसमें संभल टाउन में 19, पंतनगर में 50, अलीगढ़ में 11 लोग इस पुलिस फायरिंग और पीएससी के गोली के वजह से मारे गए थे। इसीलिए उस वक्त के कई मुस्लिम लीडर्स ने लगातार ये डिमांड की कि पुलिस और पीएससी में जो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट है उसको नोटिस किया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए। फिर मुरादाबाद ईदगाह में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। किसी से यह ढका छुपा नहीं है कि यह किनके बीच हुआ और किसने फायरिंग की, मगर फिर भी उस वक्त की बड़ी मीडिया हाउसेज ने
बजाय इसके कि पुलिस और पीएससी के रोल को क्वेश्चन करते, उस वक्त के स्टेट और सेंटर दोनों में कांग्रेस गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते, उन्होंने बहुत आसानी से मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। उन्होंने मुरादाबाद में कम्युनल वायलेंस हुआ ऐसा एक नैरेटिव पुश करके पीएससी के साथ साथ उस वक्त के कांग्रेस सरकार को भी बचा लिया। उस वक्त द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि नमाजियों के पास हथियार थे, उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहां तक क्लेम किया कि नमाजियों ने पुलिस को रिटेलिएट करने के लिए फोर्स किया, इसी वजह से मुसलमान मारे गए। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर गिरिलाल जैन ने बहुत आसानी से ब्लेम मुसलमानों पर शिफ्ट करते हुए लिखा कि मुरादाबाद में खूब फॉरेन फंडिंग हो रही थी और पाकिस्तान से लोग वहां खूब आया जाया करते थे। एक प्रोमिनेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर ने एक फेक खबर चलाई कि मुसलमानों ने बीएसएफ के 4 जवानों को मार दिया है और 5 जवान मिसिंग हैं। बीएसएफ के ऑफिशियल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस खबर को कंडेम किया और कहा कि यह झूठ है, इनफैक्ट हमारे सारे जवान बिल्कुल सुरक्षित हैं। रोमिला थापर के भाई करण थापर ने एक आर्टिकल में लिखा कि मुसलमानों ने वायलेंस करके पुलिस को फायरिंग करने के लिए फोर्स किया, मजबूर किया। उन्होंने और आगे बढ़ते हुए ये लिखा कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए मुसलमानों को फॉरेन फंडिंग होती थी। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स वीकली के कॉरेस्पॉन्डेंट कृष्णा गांधी ने लिखा कि मुस्लिम लीग के लीडर्स कुछ क्रिमिनल्स को बैक कर रहे थे, यानी सपोर्ट कर रहे थे। इन्हीं लोगों की वजह से वायलेंस हुआ और फिर पुलिस को मजबूर होकर के रिटेलिएट करना पड़ा। इतना ही नहीं, जो बेकसूर लोग पुलिस एक्शन में मारे गए थे, इसके लिए भी कृष्णा गांधी ने लिखा कि यह मुसलमानों के अटैक का पुलिस रिएक्शन था। आज की गोदी मीडिया जैसे उस वक्त की कांग्रेस बैक्ड सेकुलर मीडिया में यही नैरेटिव चलता रहा कि पहले मुसलमानों ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस को रिटेलिएट करने के लिए मजबूर किया। 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे सैयद शहाबुद्दीन ने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स वीकली मैगजीन को लेटर लिख करके क्वेश्चंस किया कि अगर पुलिस का ये क्लेम सही है कि उन्होंने नमाजियों पर मजबूरी में गोली चलाई क्योंकि नमाजियों के पास हथियार थे और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी, तो ईदगाह में कोई हथियार क्यों नहीं मिला? ईदगाह में कोई कारतूस क्यों नहीं मिला? क्यों कोई पुलिसमैन को बुलेट या पैलेट की इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई? क्यों ईदगाह के अपोजिट बिल्डिंग्स के ऊपर कोई बुलेट का निशान नहीं मिला? ईदगाह में हजारों लोगों में भगदड़ हुआ। भगदड़ में नमाजियों के मरने की बात है, मगर ऐसा खतरनाक भगदड़ में कोई फायर आर्म, कोई हथियार क्यों नहीं मिला? और अगर हंगामा और हमला करने वाले मुसलमान बकौल पुलिस के आर्म थे, उनके पास हथियार थे, तो उन्हें पत्थर चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल सैयद शहाबुद्दीन ने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स वीकली मैगजीन के बायस रिपोर्टिंग पर पूछा था, जिसका आज तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। 5 महीना तक वायलेंस होता रहा। इस दरमियान में 207 एफआईआर रजिस्टर हुआ और 18 मुस्लिम लीडर्स को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के तहत लगभग 1 साल तक जेल में रखा गया। स्टेट होम मिनिस्टर स्वरूप कुमारी बख्शी ने यूपी असेंबली में कहा कि 279 लोग इस कत्लेआम में मारे गए हैं, जबकि अनऑफिशियल डेटा कहती है कि जितने लोग मारे गए उससे ज्यादा लोग इस कत्लेआम में मिसिंग थे, जिनकी तादाद 2500 तक पहुंचती है। उस वक्त के जनता पार्टी के एमएलए राजेंद्र सिंह ने स्टेट असेंबली में इस मुरादाबाद के पुलिस एक्शन को जलियांवाला बाग कत्लेआम से कंपेयर किया था। सांसद सैयद शहाबुद्दीन ने भी इसको आजाद भारत का एक जलियांवाला बाग कत्लेआम कहा था। उस वक्त के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एमपी सक्सेना को इस मसकेर के इंक्वायरी के लिए कहा। जस्टिस सक्सेना ने 3 साल के बाद रिपोर्ट 1983 में सबमिट किया। तब से अब तक कई सारी सेकुलर पार्टीज, खुद बीजेपी कई मर्तबा उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए, मगर रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। पिछले दिनों योगी सरकार ने इस रिपोर्ट को असेंबली में टेबल किया। उसके बाद से कई नई तरह की बहस शुरू हो गई है। एमपी सक्सेना की 458 पेज की रिपोर्ट ने उस वक्त के कांग्रेस गवर्नमेंट, पुलिस, आरएसएस और बीजेपी और हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस को क्लीन चिट दे दिया। वहीं वायलेंस का इल्जाम मुस्लिम लीग और उनके सपोर्टर्स और उस वक्त के मुस्लिम लीग के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर शमीम अहमद खान पर इसका इल्जाम लगा दिया। मुस्लिम लीग और डॉक्टर शमीम अहमद खान पर वायलेंस का इल्जाम लगना और रिपोर्ट में कांग्रेस की सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को पुलिस को क्लीन चिट मिलना, फिर इसको हिंदू मुसलमान दंगा जैसे नैरेटिव बना करके पुश किया जाना, ये सब एक खास नैरेटिव का, खास एजेंडा का हिस्सा था।
क्योंकि हम उस वक्त के चशमदीद के स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट में ये देख चुके हैं कि ये एक मुस्लिम वर्सेस पुलिस वायलेंस था, जिसमें पुलिस ने फायरिंग की और फिर सर्च ऑपरेशन के नाम पर खूब मुसलमानों को मौत के घाट उतारा। डॉक्टर शमीम के बारे में उस वक्त के एक हिंदू फोटो जर्नलिस्ट की राय सुनिए। हाँ, उनका आंदोलन जो करते थे या बसा जनसभा करते थे या जो हमारे पास प्रेस नोट लाते थे वो उसमें यही होता था और कोई 2-4 बातें होती थी। और पीएससी को करते थे कि भाई इसके खिलाफ बोलते थे कुछ लोग कि ये पुलिस वाले जो है ना करते हैं, जहाँ जाते हैं पीट देते हैं, ये करते हैं, इसलिए पुलिस वालों से उससे पीएससी से नाराज रहते थे। उनको उनसे डरने का मेरे ख्याल से तो कोई कारण था नहीं। डॉक्टर शमीम को सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के खिलाफ हो रहे नाइंसाफी के लिए आवाज उठाने के लिए पीएससी और पुलिस के एंटी मुस्लिम और डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन पर आवाज उठाने के लिए सजा दी गई, जबकि वो लगातार पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को पीस एश्योर करने के लिए असिस्ट कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। यहां तक कि कोतवाली में पीस मीटिंग में भी वो शामिल थे, फिर भी उन्हें एनएसए लगा करके गिरफ्तार कर लिया गया और जब कुछ साबित नहीं हुआ तो 1 साल के बाद उन्हें बाइज्जत रिहा किया गया। इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मुस्लिम लीग के कौसर हयात को सुनिए। इन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी की तरह नहीं की, ये एक सरकारी अधिकारी की तरह है, कुछ लोगों से मिले, बात की और वापस चले गए और एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को बचाने के लिए ये रिपोर्ट लिखी गई। पहले यानी फर्स्ट पेज पर लिखा है इसने अपनी रिपोर्ट में, ये यहाँ पर मैं यही पढ़ रहा था कि क्या नाम कट्टरपंथी मुसलमान 60-70 हज़ार मुसलमान जो ईद की नमाज पढ़ने आए थे, उनको आप ये कह रहे हो कि साहब ये कट्टरपंथी मुसलमान थे। जब आपका माइंड मेकअप पहले से है कि वो कट्टरपंथी थे तो जाहिर है कि आप रिपोर्ट भी ऐसी दोगे। आपका मेन मकसद था सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को बचाना, पुलिस को बचाना। सारे चशमदीद, सारे रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट का और उस कांग्रेस गवर्नमेंट की पुलिस और पीएससी का हाथ था। ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जितना मुसलमानों का कानूनी तरीके से खून पी चुके हैं, बीजेपी ने अभी उसका आधा से भी आधा नहीं पिया है। हम इसको इस वजह से भी ना समझ पाए क्योंकि सेकुलर कांग्रेस और उसकी मीडिया और कुछ उर्दू नाम वाले खानदानी कांग्रेसी इंक्लूडिंग माय फैमिली, इन लोगों ने कांग्रेस के उस स्टेट स्पॉन्सर्ड कत्लेआमों का इल्म हम तक पहुंचने ही नहीं दिया और बहुत आसानी से कभी इसको हिंदू मुसलमान दंगा, कभी मुसलमानों की गुंडागर्दी, कभी मुसलमानों का कसूर बता करके पेश किया, जिससे मुसलमान हमेशा ये समझते रहे कि पूरी नहीं तो कुछ गलती मुसलमान की भी थी। मगर अफसोस इस बात पर कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ कि अगर चंद लोगों ने पत्थर चलाया भी तो उसकी सजा अदालत या जुडिशियरी देती। पुलिस फायरिंग करके, घरों में घुस करके किडनैप करके 2500 मुसलमानों को कैसे शहीद कर सकती है? और तो और उनमें से एक भी पुलिस वालों के खिलाफ, एक भी पीएससी वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन होता भी कैसे? उन पर इल्जाम लगता, वो मुजरिम बनाए जाते, ये डिस्कशन ही नहीं होने दिया गया। जो लोग मारे गए उनकी फैमिली को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, मगर मोहब्बतों की दुकान आज भी कायम है और मुसलमान हमेशा की तरह आंखें बंद किए उनके खरीदार बने हुए हैं और जवानी कुर्बान का नारा भी दे रहे हैं। मुसलमान जिन्हें मुहाफिज समझते थे वही बारहा उनके कातिल निकले। एंड में यह समझ लीजिए कि पुलिस ने कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर में 2500 मुसलमानों का कत्लेआम किया। सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया ने ब्लेम उल्टा मुसलमानों के ऊपर डाल दिया। जुडिशियरी का रोल ऐसा कि एक भी पुलिस और पीएससी वालों को कोई सजा नहीं हुई। नैरेटिव ऐसा बना कि हिंदू मुसलमान दंगा था और फिर यह मामला कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अफसोस कि हम दूसरों के आंसू पोंछने वाले थे, खुद के आंसू भी याद न रहे। इकोनॉमी की ऐसी मार पड़ी कि पीतल और जिस ब्रास इंडस्ट्री के मुसलमान कभी मालिक हुआ करते थे, सब कुछ लूटने के बाद आज वो वहां मजदूर हैं। मुरादाबाद के शहीद जब मुझसे पूछेंगे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, मैं उनसे कहूंगा मैंने आपकी दास्तानें सुनाई। आप क्या जवाब देंगे? वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।